हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बेसिक्स पढ़ेंगे, तो आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बेसिक्स। देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे इतिहास पढ़ना हो या कोई ग्रामर, व्याकरण कुछ भी पढ़ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसके बेसिक्स क्लियर कर लें। अब बहुत से बच्चे हैं जो इतिहास पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने बीए एमए में हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा भी हो, बट अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इतिहास को फिर से पढ़ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से पढ़ना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पहले बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे उसको क्लियर करते जाएंगे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको देखिए इसका मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर है क्या और किस तरह से ये रहा और किस तरह से इसके कवि हुए, किस तरह से रचनाएं लिखी गई, तो क्या क्या प्रवृत्तियां थी, तो सारा कुछ आज आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका ही लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहते हैं वो कि कोई भी देश का जब साहित्य लिखा जाता है तो वो साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति यानी मनोदशा, उनकी विचारधारा, सोच, उसी का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन होता है। और ये बिल्कुल सही बात भी है। तो देखिए, जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था और हिंदी का यह पहला ग्रंथ था और एक साहित्य, एक ग्रंथ माना जाता है हिंदी का सबसे पहला और सबसे मौलिक। इससे पहले गासा दत्तासी ने भी लिखा था 1839 में और 1847 में। शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था शिव सिंह सरोज के नाम से। और उसके बाद लिखा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो उन्होंने भी लिखा था। बट जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यही सबसे प्रामाणिक और मौलिक माना जाता है, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार देखें तो भी ये सही बैठता है और लेखक के हिसाब से देखें, हिंदी का जैसे साहित्य है तो इसमें केवल हिंदी के ही लेखक का, हिंदी की ही प्रवृत्तियों का, साहित्य का इसमें समावेशन किया गया। तो ये हर तरह से फिट बैठता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो ग्रंथ लिखा गया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इससे पहले जो मैंने बताया तासी, सेंगर और ग्रियर्सन ने लिखा, इसका हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको मोटा मोटा पढ़ना है। तो सबसे पहले किसने लिखा, जब प्रश्न आपके सामने आएगा कि हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ, हिंदी का पहला ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ, तो वो आएगा रामचंद्र शुक्ल। और अगर सीधा पूछे कि हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ, प्रथम प्रयास किसने किया, प्रथम लेखन किसने किया, तब आप लिखेंगे गारसा तासी। तो आगे देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये कालक्रम के अनुसार है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, सन 993 से 1918 तक का समय जो माना जाता है वो माना जाता है आदिकाल का, आदिकाल या वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे वीर रस से युक्त साहित्य जो है वो लिखा गया था। अब ये टाइम पीरियड आप देखिए, दो दो दिए गए हैं सब में, एक सन दिया गया है, एक संवत दिया गया है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में कई बार सन पूछ लेते हैं, कई बार संवत पूछ लेते हैं। तो इनमें 57 ईयर्स का जो गैप है वो रहता है। सन में अगर 57 जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संवत आ जाएगा। तो आगे है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें भक्ति परक काव्य और साहित्य लिखा गया था। इसका टाइम है सन 1318 से 1643 तक। यानी संवत की बात करें तो 1375 से 1700 तक का जो समय है वो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया, इसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध काव्य लिखे गए थे। सन 1643 से 1843, संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, ये सन की बात करें तो 1843 और संवत की बात करें तो 1900 से आज तक का जो टाइम है
वो आधुनिक काल में माना जाता है। आज भी जो साहित्य लिखे जाते हैं वो इसी आधुनिक काल के अंडर ही आते हैं। आदिकाल के बारे में थोड़ा देखिए। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? वीर रस की प्रधानता यहाँ थी। तो अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है। तो वीर रस की प्रधानता के कारण देखिए रासो शब्द दिया गया था। रासो जो काव्य लिखे गए थे वो इसी वजह से उसको नाम दिया गया, वीर रस की प्रधानता की वजह से। युद्ध का सजीव चित्रण यहाँ पे हुआ, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण हुआ, श्रृंगार व अन्य रसों का समावेश किया गया। श्रृंगार रस और अन्य बहुत से रसों से युक्त काव्य लिखे गए थे। प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनके यशोगान से युक्त काव्य यहाँ पे बहुत लिखा गया था, जिसके अंडर वो लेखक और रचनाकाल उस टाइम आदिकाल के जो राइटर्स रहते थे, उन आश्रयदाताओं की प्रशंसा और यशोगान से युक्त काव्य उन्होंने बहुत लिखे। थोड़ी सी प्रशंसा और इनाम पाने के लिए उन्होंने उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में लिखा था। अब बात कर लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन सी थी। तो देखिए सारे रासो रासो यहाँ पे मुख्यतः लिखे गए थे, जिससे मैंने पीछे बताया था आपको। रासो शब्द इसलिए दिया गया था क्योंकि वीर काव्य लिखा गया था। तो चंद्रप्रदायी ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, ये लिखा गया था 12वीं शती में। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया था। आगे है नरपति नालय, उन्होंने लिखा था बिसल देव रासो, जो कि 12वीं शती में लिखा गया था। इसमें उन्होंने लौकिक विरह संदेश काव्य, अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तथा रानी राजमती के प्रेम और विरह का वर्णन इसमें किया था। आगे जगनीक ने लिखा था परमाल रासो, आलय खंड भी जिसे कहते हैं, ये लिखा गया था 13वीं शती में। महोबा के राजा परमाल के सामंत आलय और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है शारंगधर का हमीर रासो, जो कि अप्राप्त है, मिला ही नहीं, और इसका रचनाकाल का भी कुछ पता नहीं कि ये कब लिखा गया था। इसमें एक आइडिया लगाया जा रहा है कि अनुमानतः इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हमीर की प्रशंसा का चित्रण इसमें किया गया होगा। बाकी इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे है दलपति विजय, इन्होंने लिखा था खुमान रासो, ये 9वीं शती में लिखा गया और चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो आगे देख लेते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा काल जो है स्वर्णिम काल माना गया, तो इसका उत्तर होगा भक्ति काल। भक्ति काल को आगे 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिन्होंने ईश्वर के सगुण रूप की आराधना कर साहित्य लिखा, वो आते हैं सगुण धारा के अंडर। जिन्होंने ईश्वर को निर्गुण माना, वो आते हैं निर्गुण धारा के अंडर। इन दोनों को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सगुण धारा को देखें तो ये राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य इसमें डिवाइड था, और निर्गुण काव्य की बात करें तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी धारा में ये दोनों डिवाइड थे। आइए इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। पहले है राम भक्ति शाखा, जो सगुण धारा के मैंने आपको बताया कि सगुण धारा के अंडर है। जिन्होंने राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया और इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया, वो आए राम भक्ति शाखा के अंडर। जिन्होंने यानी राम को अपना आराध्य मानकर उनके अनुसार शिक्षा देते हुए जो काव्य लिखे गए, वो आए राम भक्ति शाखा के अंडर। और वो कौन थे, उन कवियों को हम देख लें। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, ये लिखा था उन्होंने 1574 ईस्वी में। भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र इसमें उन्होंने वर्णित किया है। यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। कभी मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़िएगा रामचरितमानस। आगे है अग्रदास, इन्होंने लिखा अष्टयाम। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अष्टयाम जो है वो लिखा गया था नाभादास के द्वारा सन 1585 में, और अग्रदास जो नाभादास के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने लिखा था ध्यान मंजरी
जिसका टाइम पीरियड अज्ञात है, जिसके बारे में पता नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा सही कर लेना। आगे है नाभादास ने लिखा भक्तमाल, 1585 में ये लिखा गया था, जिसमें 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है। आगे है केशवदास ने लिखा रामचंद्रिका, जो लिखा गया था 1601 में। वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। तो ये थे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, जिन्होंने श्री राम को अपने जीवन का आधार मान, अपना इष्ट देव मान, उनके लिए काव्य ग्रंथ लिखे। आगे हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की। तो देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हुए हैं? सूरदास, जिन्होंने सूर सागर लिखा है। 1530 से 1547 तक का जो टाइम है वो इनका माना जाता है। और इसमें श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ काव्य लिखा है। सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आगे है मीराबाई। मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए पदावली लिखी है। श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, अपना सख्य भाव प्रकट करने के लिए मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा पद संग्रह और स्फुट पद, इन काव्यों की रचना की है। आगे रसखान की बात करें तो रसखान ने प्रेम वाटिका नाम का काव्य लिखा था। राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण इन्होंने इसमें किया है, और ये लिखा था इन्होंने 1614 में। और सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अष्टछाप के जो कवि माने जाते हैं वो इसी शाखा में थे, और अष्टछाप के कवि के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अभी हमने पीछे बात की सगुण धारा की, अब हम बात करते हैं निर्गुण धारा की, जिन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया। उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। अब इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो है ज्ञान आश्रयी शाखा या संत काव्य, और प्रेम आश्रयी शाखा या सूफी काव्य। तो इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य जिसे कहते हैं, इसमें कौन से प्रमुख कवि हुए हैं? कबीरदास, जिन्होंने बीजक लिखा। ये एक काव्य संग्रह है जिसमें साखी, सबद और रामायणी, उनकी 3 रचनाएं संकलित की गई हैं। और कबीर के काव्य का संकलन सबसे पहले उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, और इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किस नाम से किया? कबीर ग्रंथावली के नाम से। और पारसनाथ तिवारी ने किया कबीर ग्रंथावली 1961 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया कबीर वचनावली के नाम से। तो इस तरह से अलग अलग लेखकों ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है। रैदास की बात करें तो इन्होंने लिखा गुरु ग्रंथ साहब, माफ़ करना यहाँ पे फिर कोई गलती हुई है। रैदास ने लिखा था, रैदास या रविदास जिनको बोलते हैं, इन्होंने लिखा था रविदास की बानी और रविदास के पद। गुरु नानक देव जी की बात करें तो इन्होंने लिखा था जप्पू जी, आसा दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन डॉक्टर जयराम मिश्र ने नानक वाणी के नाम से किया, और डॉक्टर मनमोहन सहगल ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाम से किया था। आगे देखें, प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य, इसके प्रमुख कवि कौन से हुए हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अब पद्मावत के नाम से तो आप सभी भली भांति परिचित ही होंगे, मूवी भी बन चुकी है इनके ऊपर। 1520 ईस्वी में लिखा गया था ये, और राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है, और इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। और आगे है शेख नबी, जिन्होंने ज्ञानदीप की रचना की थी 1619 ईस्वी में। ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया। आगे है नसीर ने प्रेम दर्पण नाम के रचना लिखी थी, जिसका टाइम पीरियड अज्ञात है, पता नहीं है। यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया था उन्होंने। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। साकार और निराकार ब्रह्म की उपासना से रिलेटेड काव्य यहाँ लिखे गए थे। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ यहाँ से हो चुका था। आध्यात्मिकता और सदाचार प्रेरणा देने के लिए काव्य ग्रंथ की रचना यहाँ की गई थी, और लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरम उत्कर्ष यहाँ पे मिलता है। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग यहाँ पे किया गया था, और प्रकृति का सापेक्ष वर्णन यहाँ पे भली भांति मिलता है। आगे बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया गया।
रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य की बात करें तो इनके प्रवर्तक को माना जाता है पद्माकर। रीति सिद्ध की बात करें तो बिहारी को माना गया है इसका प्रवर्तक, और संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी को ही माना गया है। रीति मुक्त की बात करें तो इनका प्रवर्तक माना गया है घनानंद को। पहला रीति ग्रंथ जिसे माना जाता है हित तरंगिणी को, जिसे लिखा गया था कृपाराम के द्वारा, जिसमें 5 तरंग और 400 छंद माने गए हैं। और रीतिकाल का पहला रीति ग्रंथ बात करें तो ये लिखा गया था रसविलास चिंतामणि के द्वारा। और शुक्ल जी की बात करें कि शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक किससे माना है, तो वो माना है चिंतामणि को। आगे इसकी विशेषताएं देख लें। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण यहाँ पे किया गया। ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ पे बखूबी मिलती है। नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं की गई और मुक्त काव्य रचनाएं भी की गई। और शुक्ल जी की माने के रीति ग्रंथ क्यों रचे गए, तो शुक्ल जी मानते हैं कि आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार जब रीति काव्य रचे गए थे। और द्विवेदी जी मानते हैं कि प्रेरणा और प्रभाव की वजह से रीति काव्य रचे गए थे। और नगेंद्र मानते हैं कि वो उस समय के जो लेखक हताशा और निराशा से अभिभूत होकर उन्होंने ये ग्रंथ रचे थे। अब इनके कवि देख लें कि प्रमुख कवि कौन से हुए। घनानंद को प्रमुख कवि माना जाता है। घनानंद ने लिखा था सुजान सागर। इसके अलावा सुजान हित, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, प्रीति पावस, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, पदावली, कृष्ण कौमुदी आदि रचनाएं घनानंद के द्वारा रची गई थी। आगे है केशवदास। केशवदास ने लिखी कविप्रिया, रामचंद्रिका। इसके अलावा रतन बावनी भी इनके द्वारा लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका भी इनकी रचना है। और एक रसिक प्रिया। तो केशवदास की बात करें तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को श्री रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और इनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और सर्वमान्य रीतिकाल का प्रवर्तक यदि कोई माना गया है तो वो केशवदास को ही माना गया है। पद्माकर की रचना है पद्माभरण। 1810 ईस्वी में इसकी रचना की गई और इसमें अलंकारों का विवेचन किया गया। और जगत विनोद और प्रबोध पचासा ये भी पद्माकर की ही रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं भूषण की। तो भूषण ने रचना की शिवराज भूषण की 1673 ईस्वी में। और शिवाजी की प्रशस्ति और अलंकार का निरूपण है ये। और शिव बावनी और छत्रसाल दशक, इसमें शिवाजी की प्रशस्ति और छत्रसाल की प्रशस्ति का वर्णन किया गया है जो भूषण की ही रचना है। आगे बिहारी की बात करें तो बिहारी ने रचना की बिहारी सतसई की। अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद आदि को ध्यान में रखकर दोहों की रचना बिहारी सतसई में की गई है, जिसकी रचना की गई थी 1662 ईस्वी में। और बिहारी सतसई को लेकर ग्रियर्सन ने कहा था कि बिहारी सतसई के समक्ष पूरे यूरोप में कोई रचना नहीं है। और पद्म सिंह का कहना है कि बिहारी का आसन सबसे ऊंचा है। और बिहारी सतसई को उन्होंने शक्कर की रोटी कहा है। तो ये जो मैं आपको अलग से बता रही हूँ, जैसे शक्कर की रोटी, और पीछे आपको बताया था कि कठिन काव्यों का प्रेत केशवदास को कहा गया। तो ये इस तरह की जो शब्दावली है वो आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बिहारी सतसई पर प्रथम टीका लिखी गई थी कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा। और घनानंद के बारे में आपको एक बात और बता दूं, दिनकर जी ने कहा था कि विरह घनानंद की पूंजी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विरह को घनानंद की पूंजी किसने कहा था, तो वो कहा था दिनकर जी ने। आगे है रसनिधि। तो रसनिधि ने रचना की थी विष्णु पद कीर्तन की। और इसके अलावा इन्होंने रत्न हजारा नामक रचना भी की थी। तो बिहारी सतसई के अनुकरण पर श्रृंगार, भक्ति, नीति विषयक दोहे इसमें लिखे गए थे। तो यहाँ तक हमने कवर किया था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना गया है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों व परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला व साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। यहाँ देखिए आकर काव्य का और रचनाओं का स्वरूप बिल्कुल ही बदल चुका था।
पहले जहाँ आश्रयदाताओं के अनुसार उनकी रुचि और उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण दोहे और रचनाएं जहाँ की जाती थी, तो अब वो सब बंद हो गया था। कवि जो है अपने विवेक के अनुसार रचनाएं करने लगे थे। इसके विकास क्रम को हम थोड़ा देख लेते हैं। साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग कहा गया। सन 1900 से 1920 तक का काल द्विवेदी युग कहा गया। 1920 से 1936 तक छायावादी युग और प्रगति युग का समय माना जाता है सन 1936 से 1943 तक। प्रयोगवादी युग की बात करें तो 1943 से 1950 तक और नई कविता का समय माना गया सन 1950 से आज तक का काल नई कविता का है। तो आज हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को आज हमने कंप्लीट कर लिया और आधुनिक काल मैं आपको कल आगे के वीडियो में कराऊंगी। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें। उम्मीद करती हूँ आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मेरा पढ़ाया हुआ समझ भी आया होगा। तो जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऊपर से साहित्य पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स में या लेक्चरर पोस्ट के लिए जब पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। घबराइए नहीं, उस तरह का साहित्य भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, कराऊँगी वो भी। तो जो ये आज का मैंने आपको कराया बिल्कुल बेसिक, कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि इस हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर क्या है और किस तरह से रहता है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, वो ज़रूर ये वीडियो एक बार पूरा देख लेंगे, क्योंकि उस पेपर में इसी तरह से ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक टाइप का। तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी जो पहली बार पढ़ रहे हैं इतिहास, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आगे आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, और फिर मैं एक वीडियो धीरे धीरे एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको एक काल से रिलेटेड पूरा डिटेल में समझाते हुए पढ़ा दूँगी। तो अभी तक आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।